viewers, welcome back to my channel Wahab Woman. This is your friend and host Rajni Vohra, and it's time to meet our today's guest. Guys, my today's guest is highly self-motivated and highly self-propelled woman because she has intense passion for social work and social reformation. So much so that she has established her own NGO foundation in Patiala, Punjab. So let's meet her and know more about her. And hi Rosie, we welcome you on our channel. Hello, Rajni. And thanks for Thank you. joining us. Thank you. So हमारे साथ हैं रोजी सरीन, जो कि एक बहुत ही जाना माना नाम है स्पेशली पंजाब में इन एंड अराउंड, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। इन्होंने बहुत सारे वीमेन ओरिएंटेड मूवमेंट्स किए हैं और जो कि बहुत सक्सेसफुल हुए हैं विमेन को जस्टिस दिलाने में। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए और सभी एज ग्रुप्स के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो हम रोजी से आज थोड़ी सी बात करेंगे और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो रोजी, जैसा मेरा ये सवाल है कि आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो हमारे दर्शकों को थोड़ा और समझ में आएगा आपके बारे में। श्योर रजनी। एक्चुअली बेसिकली तो मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। यूपी साइड पड़ता है, तो मेरा बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली, इट्स नियर दिल्ली, नियर दिल्ली। या तो बॉर्न ब्रॉट अप एंड सारा एजुकेशन मेरा गाजियाबाद से ही हुआ। और इसके बाद जब मेरी मैरिज हुई 99 में पंजाब में, तो एक तो कल्चर का बहुत गैप आ गया। जो हमारी लैंग्वेज थी उसमें भी फर्क आ गया। वहाँ पे टोटली हम हिंदी स्पीकिंग एंड थोड़ा मिक्स इंग्लिश चलता था, लेकिन यहाँ के टोटली पंजाबी हमें होना पड़ा, पंजाबी माहौल में ढलना पड़ा। तो एक वो थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन क्योंकि फैमिली पंजाबी थी तो मैनेज करना थोड़ा फिर इजी रहा। और बस शादी के कुछ दिन बाद ही एक इंटरनेशनल एनजीओ का कोई ऑफर मुझे मिल गया, जहाँ पर ऑर्फन बच्चों की केयर करते थे। तो वो डेस्टिनी मेरी बन गई कि मेरी शुरुआत मेरे काम की किसी एनजीओ से हुई। वंडरफुल। तो फिर मेरा जिंदगी का सफर चलता रहा, फैमिली को साथ लेके और अपने काम में ध्यान लगाते रहे। काफी सारी चीजें फिर एनजीओ में काम करते हुए पता चलती रही। राइट, गुड गुड। तो रोजी, ये जो आपकी फाउंडेशन है सर समिति, ये इसमें किन ऑब्जेक्टिव्स को आप सोसाइटी के किन एरियाज को फोकस करते हो और ये किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करता है? हमारी संस्था सर्व मैत्री फाउंडेशन है। सर्व मैत्री मीन्स बी फ्रेंडशिप, इसका जो मेन हम मतलब देखें, बी फ्रेंडशिप। तो इसमें सबसे पहले तो हमने कोशिश ये की कि सभी रिलीजन जो है वो हमारे साथ इसमें आए। जी, हर तरह के रिलीजियस माइंडेड लोग हमारे साथ आए। हम पॉलिटिक्स से हम शुरू से दूर रहे हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक ऑर्फन बच्चों की केयर करने वाली एक एनजीओ से, जिसमें 200-250 बच्चे थे, उनकी हम केयर करते थे। उनके लिए फाइनेंस अरेंज करना पूरे पंजाब में से अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में हम रहते रहे। और जब मेरा छोटा बेटा बॉर्न हुआ तो मुझे उस एनजीओ से रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि कुछ उनको भी लगता था कि इतना ज्यादा वर्कलोड शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगी। बीइंग ए वुमन, फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी भी है, 2 बच्चे मैनेज करना मुश्किल लगेगा। कि पहले जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था तो मेरा शादी के बाद 1 साल भर के अंदर ही करियर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद एक बेटा हुआ, वो मैनेज करते रहे हम। फैमिली, जॉइंट फैमिली थी, सब होता रहा। लेकिन सिंह बेबी के टाइम पे मुझे वहां से रिजाइन देके और फिर अब मतलब घर नहीं बैठ सकते। जिस वुमन ने इतना काम किया हो वो घर नहीं बैठ सकती। तो फिर मैंने 2008 के लास्ट में सर्व मैत्री फाउंडेशन को रजिस्टर्ड करवा लिया, पटियाला के बहुत अच्छे पर्सनालिटीज को लेके, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज को लेके, जिसमें कुछ आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ सिविल सर्जन का भी हमें सपोर्ट मिलता रहा, और अलग-अलग डिपार्टमेंट से हमने काफी लोगों को अपने साथ लिया। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टार्टिंग में यही रखे कि क्योंकि सरकारी अदारे भी हमारे साथ थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी हमारे साथ थे, तो बेसिक नीड कहाँ आ रही थी, उस पे हमने सर्वे किया। एक तो हमें लगा कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, उनके लिए काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आज हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन को संभाल लिया तो आने वाले टाइम में जो 20 इयर्स बाद वाली जो इनकी जनरेशन आएगी, उसमें ये लोग एजुकेट हो पाएंगे, ये बेसिक लाइन से जुड़ पाएंगे, लाइफ की मेन स्ट्रीम से जुड़ पाएंगे, जो कि आज नहीं ये कर पाते। अगर आज हम इन्हें कुछ बात बोलते हैं तो इनको ये लगता है कि शायद कोई भी इनके पास आया है तो शायद ये वोट के लिए आए हैं। तो उनकी
माइंड डाइवर्ट उनका वो वहां से करना जरूरी है कि हम उनको एजुकेट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको हम बेगिंग वाले रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो वो हमें प्रायोरिटी पे लगा। राइट। तो हमने चाइल्ड राइट्स पर काम करना शुरू, उसके साथ ही स्टॉप बेगिंग इनका हो गया। जो बच्चे लेबर करते हुए हमें मिले, हमने उनको भी साथ में जोड़ने की कोशिश की कि नहीं, आप चाहे काम कर लो लेकिन कुछ टाइम आप एजुकेशन पे लगाओ। इवनिंग स्कूल लगा दिए हमने उनके लिए। राइट। और इसी के साथ हमने दूसरा ऑब्जेक्टिव लिया वुमेन एम्पावरमेंट का, ओके। कि जो लेडीज हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस से भी जूझती हैं, आज भी जूझती हैं, हमारा पढ़ा लिखा समाज आज भी जूझता है, लेकिन वो हेजिटेट करता है, वो बता नहीं पाता। राइट। तो हमने, हमारे साथ वुमेन भी हैं इस एनजीओ में, तो लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि हमसे बात करना उनको इजी लगा। अच्छा। हमने उनको घरों में जाके लेडीज से बात करना जरूरी समझा कि वो अपने दिल की बात हमसे कर सके, ताकि हम उनको एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। हम नहीं चाहते कि कोई लेडी की किसी घर में कोई उसका कोई डिस्प्यूट किसी भी चीज को लेके हुआ तो हम उसको सीधा कोर्ट का रास्ता दिखा दें। ऐसा नहीं हम करते। हम लोग एक मीडिएटर्स का रोल प्ले करते हैं। हम लोग उनके लिए उनको सारे रस्तों पे चलना हम लोग उनको सिखाते हैं, तब जब सारे रास्ते बंद हो चुके हों। तो मतलब एंड ऑफ द डे कोई भी विमेन है हमारे पास आना आसान समझती है। हम एक एनजीओ होने के नाते उनका सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे कि उसका घर सेटल हो जाए। दूसरा, उसको एम्पावर करना। एक औरत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो खुद एम्पावर्ड नहीं है, वो खुद अगर अपने लिए कुछ अर्न नहीं कर पाती, अपनी बात को नहीं कह पाती, अपनी जगह नहीं बना पाती फैमिली में, तो हमारे साथ लग के उसको एक एनकरेजमेंट मिलती है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म उसके साथ ही सिमिलरली शुरू कर लिया, चाइल्ड राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए हमने उनको सिलाई, कढ़ाई एंड ब्यूटी पार्लर के हमने उनको कोर्सेज करवाने शुरू कर लिए। अब हमारे साथ एक अच्छे लोगों का सर्कल जब बन गया, तो फिर लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हर तरह के लोग हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से बेसिकली तो हम ये 2 ऑब्जेक्टिव्स लेकर चल रहे हैं पिछले 11 सालों से। और एट टाइम पर जैसे हमें कोई पता लग जाता है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी कोई आ गई है या कोई डिसास्टर हो गया है, तो वहां पर भी अगर हमारे तक कोई बात आती है तो वहां पर भी हम अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे लेटेस्ट आप देख रहे हो, ये कोरोना की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में भी अपने घर रहकर म्यूजिक को एज ए थेरेपी हमने लॉन्च कर दिया, ताकि लोगों का डिप्रेशन दूर हो सके। तो हर हर वो चीज जो लोगों का दुख दूर कर सके, तो बीइंग ए एनजीओ हमने कोशिश की है कि हम लोगों के साथ खड़े हों। वंडरफुल, वंडरफुल। तो रोजी, जैसा आपने विमेन एम्पावरमेंट की बात करी और मुझे पता है कि बहुत सारे आपने विमेन ओरिएंटेड मूवमेंट्स भी किए हैं, आपने कैंडल मार्च भी किए हैं और काफ़ी एक्टिव रहे हैं आप इस एरिया में। तो ऐसा कुछ एरिया है खास एक्सेप्ट डोमेस्टिक वायलेंस, आपको लगता है कि जिसमें हमारे सोसाइटी को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट तो बहुत ब्रॉड है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा थोड़ा-सा ये है कि हम लेडीज़ को, क्योंकि मैं खुद बीइंग ए वुमन, मैं इस संस्था की प्रेज़िडेंट हूँ, सर्व मैत्री फाउंडेशन। तो मेरा खुद का जो नज़रिया है वो ये रहा कि हम एम्पावर करने का मतलब गलत ना समझें। एम्पावर करने का मतलब ये नहीं है कि कोई वुमन अगर पढ़ लिख गई या लाइवलीहुड भी उसने जनरेट करना सीख लिया, तो अब वो अपनी फैमिली को डोमिनेट करे। तो हमारा एम्पावर करने का मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चल सके। अगर हस्बैंड किसी मामले में पीछे है, तो एम्पावर हम जो वुमन एम्पावर कर रहे हैं उसका इतना मतलब है कि वो अपनी फैमिली को उसके साथ लेके चल पाए, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कल्चर है, हम उस कल्चर से आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम उस कल्चर को तोड़ के आगे नहीं जाना चाहते, हम उस कल्चर को मेंटेन करना चाहते हैं। तो हमारा जो एम्पावर है उसका डेफिनेशन कुछ अलग है औरों की एम्पावर्ड डेफिनेशन से। लोगों की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है कि हम एम्पावर हो गए, हम ज्यादा अर्न करने लग गए तो हम अब दूसरे को डोमिनेट करेंगे। नो, ये हमारी डेफिनेशन में नहीं है, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारी डिक्शनरी में मैंने आपको बताया कि हमने बराबर का अधिकार देना है कि किसी के साथ धक्का ना हो जाए। वायलेंस अगर किसी वुमन के साथ है तो वो वुमन हमसे डायरेक्टली बात कर सकती है। मेरा सर्व मैत्री का एक पेज चलता है फेसबुक पर, उस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो किसी ने बात करनी है तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करते हैं या व्हाट्सएप कॉल भी कर लेती हैं वुमन। हम उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं
उनकी सारी बात उनसे जान लेते हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, जहाँ हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पुलिस के तौर पे, कोर्ट के तौर पर, एडवोकेट के तौर पर, काउंसलर के तौर पर हम वो लेडी का साथ हम देते हैं। तो लेकिन हमारी कोशिश यही है कि वो अपनी फैमिली में इतना स्टैंड ले पाए कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन वो इतनी एम्पावर हो गया फैमिली को भी डोमिनेट ना करे। हाँ, ये राइट। तो रखते हैं हम। एक तरीके से फैमिली को सपोर्ट करे, अगर उसको एक आई मीन उसको पीछे से सपोर्ट है तो वो भी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, आगे अपनी बच्चों को सपोर्ट कर सकती है, हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है। राइट, वेरी गुड। बिल्कुल। रोजी, एक बात और जानना चाहते थे कि जैसे ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हुँ, आई मीन ऑब्वियसली आपके अलावा और बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, तो क्या बिल्कुल, आपने बिल्कुल। जैसे आप इतने सारे काम हैं, लोग काउंसलिंग करना या लोगों से बातचीत करना या किसी भी समस्या को सॉल्व करना, जितने भी आपने बताया कोर्ट के फैसले होते हैं, तो इसमें कितने लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं जो आपकी हेल्प करते हैं? रजनी, जब भी कोई एनजीओ बनती है तो सबसे पहले देखा जाता है उसमें उसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स। जी। किसी भी संस्था के गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स होते हैं, उसके बाद वो संस्था पैटर्न मेंबर्स ले लेती है जिनकी गाइडलाइंस पर वो संस्था काम करेगी। तो राइट। हमारे जो पैटर्न मेंबर्स हैं वो मैंने अभी आपको बताया, आईएएस ऑफिसर, डिफेंस के ऑडिट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड पर्सन, सिविल सर्जन लेवल के लोग, पीसीएस ऑफिसर्स, ये सब लोग तो हमारे पैटर्न मेंबर्स के तौर पर हमारे साथ हैं। ओके। तो वो हमेशा हमें सही गाइडलाइंस ही देंगे जो कि सरकार से डायरेक्टली आधारित से जुड़े हुए रह चुके हैं और नाउ मतलब दे आर रिटायर्ड पर्सन्स। तो कोई वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट से हैं एज़ ए चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें सरकारी लेवल पे उनको पता है। वो हमारे पैटर्न है और हमारे जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, वो हमारे ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली से, अलग-अलग स्टेट से, हमने अलग स्टेट से मेंबर्स लिए हैं ताकि वो स्टेट की नॉलेज भी हमें मिलती चली जाए साथ ही साथ। राइट। जैसे कुछ मेंबर्स पंजाब के हो गए, कुछ हम्म। हरियाणा के हो गए, गुड़गांव हम्म। हो गया, दिल्ली हो गया। हम्म। इस तरह से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और ओके। वो लोग हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम ऑनलाइन ही बात कर सकें। अब जैसे हम्म। आजकल तो थोड़ा टाइम ऐसा है कि मैक्सिमम लोग ही ऑनलाइन बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सारे के सारे इकट्ठे ना होके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे लोगों को गाइड कर पाएँ। और जैसे ही हमारा कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हमारी संस्था के 2 या 3 मेंबर्स वो ज़रूर होने चाहिए। और मीटिंग में हमारे टोटली जो कोरम है हमारा, उसमें हमारे 4 टू 5 मेंबर्स ज़रूर होने चाहिए जब हमने कोई रेज़ोल्यूशन पास करना है या जब हमने किसी और नए मेंबर को जोड़ना है या हमने कोई संस्था में कोई बजट हमने प्लान करना है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें कुछ चाहिए। इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास जो हम एक अपना रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, उसके लिए कोरम का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज़ हो जाती है, उसके लिए मिलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे हम कर लेते हैं। वेरी गुड। तो रोजी, ये जो चैनल है ये बहुत सारी वीमेन तो देख ही रही हैं, प्लस और भी बहुत एज ग्रुप्स के लोग देख रहे हैं। तो आप मुझे एक बार बताइए कि आपके पास कोई मैसेज है जिसे आप चाहते हैं कि पूरे इंडिया के लोग सुने? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो वुमेन है वो सबसे पहले खुद को पहचाने। अ, अगर मैं अपना एग्जांपल रखूँ तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा वो माहौल दिल्ली वाला और पंजाब वाला, तो 2 हम्म। स्टेट्स में बिल्कुल डिफरेंट आ गया। राइट। अगर मैं घबरा जाती तो मैं हाँ। आज घर की चारदीवारी के अंदर ही होती। तो ट्रू। और जबकि मैं बचपन से जो मेरी नेचर थी वो बहुत डिफरेंट रही है मेरी आज की पर्सनैलिटी से। राइट। तो मैंने कोशिश की कि मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जगह बनानी है। हाँ, हाँ, यही हाँ। एक्सपीरियंस मैं अपने जो वेल विशर्स हैं या जो मुझे देख रहे हैं, जानने वाले या जो लोग नए जुड़ते हैं, मेरी तरफ से मैसेज यही है कि सबसे पहले खुद को पहचानिए कि हमारे अंदर क्या हॉबीज़ हैं, क्या हम कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। अपने टाइम को किसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ना चलाएँ। कोई हमें कह रहा है नहीं टीवी देखने का टाइम हो गया, अब आप टीवी देखो, अब हम्म। सोने का टाइम हो गया, तो सो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही। आपको वो हम्म। टीवी पे वो चैनल आपको वो सीरियल पसंद नहीं आ रहा। तो आप राइट। खुद को पहचानो, आप क्या चाहते हो? हम्म। तो वो पहचान के करो, बस इतना ध्यान रखना है कि उससे हमारी ड्यूटीज़ से किसी का कुछ बुरा ना हो, हम किसी को सुपरसीड करके ना आगे जाएँ। हम अपनी फैमिली को साथ लेके लेकिन अपनी हॉबीज़ को रखते हुए हम चलें, तो हम्म। आप अपनी पर्सनैलिटी के निर्माता खुद बन सकते हो। आप वंडरफुल। जो चाहोगे, जो आईना आप देखना चाहते हो, वही आपको दिखाएगा। यही मेरा मैसेज है इसके लिए। Wonderful, wonderful. Roji, you are doing a wonderful job, and thank you so much for talking to us. Thank you so much for joining us.
एंड थैंक यू सो मच रोजी, इतना आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मुझे पता है बहुत बिजी हैं, आपके अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच रोजी, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू गाइस।